सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रंजीत सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर माननीय ठेंगड़ी जी के विचारों के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए मुझे ये अवसर मिला। लेकिन मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय ठेंगड़ी जी के विचारों के बारे में बातचीत करना ये कोई मुझे आसान नहीं लगता अपने लिए। लेकिन जो भी मैं विचार रख सकता हूं और जाने अनजाने में अपने विचार, क्योंकि मैं लीगल फील्ड से हूं, अपने विचार उसमें एडल्ट्रेशन होना ये भी एक मुझे थोड़ा सा खतरा उसमें लगता है। दूसरा, जो आदरणीय ठेंगड़ी जी के विचार हैं वो उसमें मेरी ओर से कोई नई बात कहने को नहीं है, क्योंकि आप सब उनके विचारों से भली भांति परिचित हैं। मैं संक्षिप्त में एक दो बात, जो विषय है संवैधानिक एवं न्यायिक व्यवस्था पर, इसके बारे में जो विचार हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि मैं प्रस्तुत करूं अपनी बात। और ये भी मैं क्षमा चाहूंगा कि बीच में कुछ इंग्लिश में भी कुछ बातें मुझे शायद स्विच ओवर हो जाऊं, क्योंकि इतना हिंदी का इतना अच्छा अभ्यास मुझे अब आजकल बीच में, क्योंकि इंग्लिश कोर्ट लैंग्वेज होने की वजह से उसकी आदत ज्यादा हो गई। और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हिंदी में बातचीत कर सकूं हिंदी में करूंगा। जो बीच में अगर इंग्लिश में जाना पड़े तो मैं आपसे पहले ही क्षमा उसके लिए याचना करता हूं। जो आदरणीय ठेंगड़ी जी के विचार संवैधानिक एवं न्यायिक व्यवस्था के बारे में, ये उनका काफी प्रिय विषय रहा। तो जो अन्य समाज व्यवस्थाएं हैं, जो भारतीय विचार सभी अन्य समाज व्यवस्थाओं के विषय में है, वही विचार संवैधानिक व न्यायिक व्यवस्थाओं के विषय में ठेंगड़ी जी के विचार हैं। उसमें बहुत बड़ा तालमेल है। ये कोई बहुत अलग विषय नहीं है, जो सामाजिक विषयों से हटकर विषय नहीं है, लेकिन उसके साथ मेल जोल खाने वाले विचार ये संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था के विषय में आदरणीय ठेंगड़ी। अब उन्हीं के विचारों को एक मैं दो तीन पंक्तियां, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने उसको कैसे लिया है उसी को ही रिफ्लेक्ट करते हुए एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उस थॉट को उन्होंने कुछ आर्टिकुलेट किया है, जबकि वो कम्युनिस्ट थे पर विचारक थे। और ये मैं दो लाइनें आपको पढ़कर बता रहा हूं, उसके बाद मैं ठेंगड़ी जी के विचारों पर। ये 1976 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, रतनलाल वर्सेस वरदेश चंद्र 1976, टू सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज 103। उन्होंने लिखा है, सिंस ब्रिटिश एंड इंडियन वे ऑफ लाइफ वेरी सो मच दैट वैलिडिटी ऑफ एंग्लोफिलिक बायस इन भारत जस्टिस इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस इज क्वेश्चनेबल। We have to part company with the precedents of British Indian period, trying our non-statutory area of law, tying our non-statutory area of law to vintage English law, christening it as justice, equity, and good conscience. After all, conscience is finer texture of norms woven from ethos and lifestyle of a community. ये जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि हमारा जीवन पद्धति, हमारे विचार विमर्श, भारतीय विचार विमर्श अलग हैं, और जो न्याय व्यवस्था ब्रिटिशर्स की चल रही है, अब समय आ गया है कि उससे हम वी शुड पार्ट वेज फ्रॉम दैट। तो ये एक विचार ठेंगड़ी जी का था। उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि भारतीय विचार पद्धति और किसी भी और विचार पद्धतियों में से किस प्रकार से भिन्न है और किस प्रकार से श्रेष्ठ है, और ये विचार कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे लीगल सिस्टम में रिफ्लेक्टेड नहीं है। ये एक सीरियस डिफेक्ट है।
इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्म्स में भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। और मौलिक जो उन्होंने आदरणीय ठेंगड़ी जी बार बार उसको हाईलाइट करते थे कि उनका विचार केवल भौतिकतावाद से प्रेरित है। भौतिक व अभौतिक ये दोनों वैल्यू सिस्टम्स जो इंडिया में है, इनको वो कैच नहीं कर पाए। ब्रिटिशर्स या किसी भी और देश के जो विचार विमर्श विचार हैं, और वो अगर वो विचार ही भारत के न्याय व्यवस्था के लिए या संविधान के लिए उपयुक्त विचार हैं, उसका उपयुक्त आधार है, और अगर उस आधार को हम अपना लें तो सभी समस्याएं जो संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी हैं उनका हल निकल सकता है, जो आज के दिन बहुत सीरियस चैलेंज है। मैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करूंगा, पर उससे पहले मैं जो ठेंगड़ी जी की ही भाषा है उसी को मैं थोड़ा सा यूज करना चाहता हूं। जो थर्ड वे आपने रेफरेंस दिया है, मैं उस पर आ रहा हूं। एक दो चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूं। 1999 में ठेंगड़ी जी ने बार बार ये कहा था कि पूरे भारत की जो संविधान है और न्याय व्यवस्था, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। सारे सिस्टम के ऊपर एक रिव्यू की आवश्यकता है। तो 1999 में अटल जी की सरकार में एक निर्णय लिया गया कि संविधान को भी और पूरी न्याय व्यवस्था पर भी पुनर्विचार किया, और एक इस बात के लिए हाई पावर्ड कमीशन अपॉइंट किया गया। अब उसमें कमी क्या रही, और उसका कोई परिणाम अच्छा नहीं निकला, कोई उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ। उसकी ओपोजिशन हुई 99 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन हेडेड बाय जस्टिस वेंकट चलैया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब बना तो कुछ लोगों ने कहा देखिए ये अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये भी हुआ। और 2002 में उसकी रिपोर्ट आई। उसकी रिपोर्ट पर कुछ सुपरफिशियल चेंजेस संविधान में हुई, लेकिन उसका ठेंगड़ी जी के विचारों से कोई लेना देना नहीं। तो ये जरूर है कि ये ठेंगड़ी जी के सुझाव पर ये कमीशन बना, उनकी बात को, उनके विचार को ध्यान में रखते हुए कि संविधान का रिव्यू होना चाहिए, और वो कमीशन बनाया गया। बहुत हाई पावर्ड कमीशन था। विज्ञान भवन में उसकी 1-2 साल सिटिंग्स चली, और एक कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन रिपोर्ट 2002 सबमिट हुई। लेकिन उस समय जब बात आई, बहुत से लोग कह रहे थे कि हम संविधान बड़े बड़े लोगों ने निर्मित किया, और डॉक्टर अंबेडकर उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो क्या हम उसको क्वेश्चन करें? कई लोगों का ये मानना है कि संविधान बहुत बड़ी चीज है। जो संविधान बना है, संविधान बनाने वाले हमारे बड़े बड़े विचारक थे, इसलिए उस पर एक डिबेट 2002 में, 2000 में, 1999 से लेके 2001 तक बहुत बड़ी डिबेट पूरे देश में चली थी कि क्या हम संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करें। और कई लोगों को लगता था कि ये इनके पास कोई नया विचार ही नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर की स्पीच 25 नवंबर 1949, 25 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 से वो लागू हुआ। लेकिन 25 नवंबर को जो क्लोजिंग सेरेमनी डॉक्टर अंबेडकर के विचार है, तो ठेंगड़ी जी ने एक्सप्लेन किया कि डॉक्टर अंबेडकर की स्पीच में ही उन्होंने ये कहा है कि इस संविधान पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जेफरसन, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उसको डॉक्टर अंबेडकर ने कोट किया अपनी स्पीच में कि कोई भी संविधान, हर जनरेशन एक अलग नेशन होती है, हर जनरेशन की एक अलग थिंकिंग होती है, अलग विचार होते हैं, अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो संविधान कोई भी अगर बन गया तो वो सब जनरेशन्स के लिए वो नहीं होता है, और उस पर पुनर्विचार होना ये आवश्यक होता है। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर के जो 3 और 4 विचार बिंदु थे,
उनको ठेंगड़ी जी ने अप्रूव किया, उससे सहमति जताई। और जो डॉक्टर अम्बेडकर के 3-4 विचार बिंदु थे, उसमें एक विचार बिंदु ये था कि संविधान में क्या लिखा है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, संविधान की जो व्यवस्थाएं बनी हैं वो व्यवस्थाओं से भी अधिक आवश्यक है कि संविधान को चलाने वाला कौन है। अगर ठीक लोग संविधान को चलाएंगे तो संविधान ठीक चलेगा, अगर ठीक लोग नहीं चलाएंगे, यानी व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति की उसकी वैल्यूज का, उसकी मॉरल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस जो संविधान को चलाने वाले। लेकिन अंबेडकर ने ये एक्सेप्ट किया कि कैसे हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज के लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए ऊपर आए, इस बारे में संविधान में कोई इस प्रकार की व्यवस्था करना उनके लिए संभव नहीं रहा है, एक्सेप्ट द इलेक्शन सिस्टम, जो आदरणीय ठेंगड़ी जी ने कुछ वैलिड रीजन जिनके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा, उन्होंने बताया कि ये व्यवस्था सफिशिएंट नहीं है टू ब्रिंग द बेस्ट पीपल टू बी इन द टॉप पोजीशंस ऑफ गवर्नेंस और द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस। दूसरा, जो डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे बड़ा एम्फेसिस था, समानता, इक्वालिटी, उन्होंने इस बात को माना कि हमने संविधान के माध्यम से पॉलिटिकल इक्वालिटी दे दी। पॉलिटिकल इक्वालिटी इस प्रकार से दे दी है कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का इक्वल राइट, लेकिन इस संविधान के माध्यम से सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी गारंटी नहीं की जा सकती। तो ये दो बातें मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया डॉक्टर अम्बेडकर की बात पे। अब मैं जो ठेंगड़ी जी के मूल बातें, जो कोर पॉइंट्स जो उनके थे संवैधानिक व न्याय व्यवस्था के बारे में, उनके बारे में मैं ठेंगड़ी जी की भाषा ही थोड़ा सा मैं उपयोग करना चाहता हूँ। थर्ड वे में ही है, एक मैं सेंटेंस उनकी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं कि बेसिस, मॉडल का बेसिस क्या होना चाहिए और मॉडल का बेसिस क्या हो गया है। इन मेटीरियलिस्टिक वेस्ट, मैटर इज बेसिक एंड माइंड इज ओनली सुपरस्ट्रक्चर। ये एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है कि वहां पर वेस्ट में केवल मेटीरियलिस्टिक थिंकिंग ही उनके सामने है और सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर इज बेसिक, ये उनका मानना है, based on which corresponding changes follow. They do not accept that material and non-material values are two facets of same coin. Exclusive emphasis on material aspects creates imbalance in individual and social life. In Hinduism, both are important, material values as well as non-material values. But since decision making is in mind, mind is more basic. Molding of man is required first and institutions come later. ये एक बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आदरणीय ठेंगड़ी जी के शब्दों में मैंने आपको पढ़कर बताया। अब मैं इसमें ज्यादा इसको नहीं पढ़ रहा हूं। वैसे पेज 74 जो मेरे पास थर्ड वे का एडिशन है, ये मुझे पता नहीं है फर्स्ट या सेकंड है, इसमें पेज 74 पे है। मैं ज्यादा समय आपका उस पर नहीं लगाऊंगा, बट जस्ट एक रेफरेंस देने के लिए जो पेज 74 जो एक चार्ट उन्होंने बनाया कि हमारे विचार संविधान के बारे में या सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में और उनके विचारों में वेस्टर्न और हिंदू थिंकिंग, इसमें क्या बेसिक पॉइंट्स हैं। एक दो पॉइंट्स में इसमें से पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी बात करूंगा। वेस्टर्न एक तरफ है, हिंदू एक तरफ है। कंपार्टमेंटलाइज्ड थिंकिंग और हिंदू थिंकिंग इंटेग्रेटेड। मैन इज मियरली मटेरियल बीइंग, मैन इज फिजिकल, मेंटल, intellectual and spiritual being. Subservient to earth and calm, drive towards Purusharth Chatushatya. Society, a club of self-centered individuals. Society, a body with all individuals.
as its limbs. Happiness for oneself, happiness for all. अब ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में है, ये थोड़ी सी लंबी लिस्ट है, मैं इसको अभी यहाँ पर रुक रहा हूँ इसके बारे में। अब जो संविधान में व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, conflict between individual and society or between state and citizen, ये एक बहुत प्रोमिनेंट है। जबकि हमारा विचार संघर्ष की व्यवस्थाओं को एक्सेप्ट ना करके सब में एक हार्मनी लाना, ये हमारा समाज का हिंदू विचार या भारतीय विचार है कि ये जरूरी कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं ये मानकर चलना कोई आवश्यक नहीं है। सिटीजन के राइट्स कंपार्टमेंटलाइज्ड हैं, स्टेट के राइट्स अलग हैं। स्टेट और सिटीजन एक ही हैं, स्टेट अलग है, सिटीजन अलग है, ये मेरे मिनिमम राइट्स हैं, वो राइट बेस्ड है। उसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को भी कोट किया कि संविधान का जो सबसे इंपॉर्टेंट थॉट सिस्टम माना जाता है वो संविधान का प्रियम्बल माना, और प्रियम्बल में 3 वैल्यूज मेंशन हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। डॉक्टर अंबेडकर ने ये एक्सप्लेन किया कि ये 3 जो वैल्यूज हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं ली गई। ये बात ठीक है कि भारत का संविधान कट पेस्ट एक्सरसाइज है, उसमें ज्यादातर व्यवस्थाएं एज इट इज कॉपी कर दी गई, चाहे वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था या दूसरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस की डिफरेंट प्रोविजंस को डिफरेंट चैप्टर्स में इसको फिट किया गया। और ये भी ठीक है कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के ही स्लोगन थे। पर डॉक्टर अंबेडकर ने ही अपनी स्पीच में ये एक्सप्लेन किया कि ये 3 जो वैल्यूज हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मैं इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन से प्रेरित नहीं हूं, मैं ये बुद्धिज्म से प्रेरित हूं, और इसके कारण से इनका मीनिंग उस दृष्टि से समझना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। कन्फ्लिक्ट क्या है, इक्वालिटी और लिबर्टी। एक तरफ ये है कि लिबर्टी है तो जिसकी जो लिबर्टी है वो कहता है कि यू कांट क्वेश्चन मी, दिस इज माय लिबर्टी, दिस इज माय राइट, दिस राइट कांट बी अफेक्टेड इन एनी मैनर, इट कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू द सुप्रीम कोर्ट, can be enforced through the courts। मैं उस पर और ज्यादा अभी नहीं जा रहा हूं, पर ये एक विचार है। और इक्वालिटी कैसे आएगी, तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक्सप्लेन किया कि लिबर्टी इज नथिंग बट इक्वालिटी। लिबर्टी को अलग से ना समझा जाए, उससे क्लासेस ना बनाई जाए, लिबर्टी के अंदर भी इक्वालिटी को पढ़ा जाए, क्योंकि एक पहले इक्वालिटी है, फिर लिबर्टी है, फिर फ्रेटर्निटी। और फ्रेटर्निटी पॉसिबल नहीं है अगर आप लिबर्टी को भी इक्वालिटी ना समझे। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को समझिए, इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी। ये डॉक्टर अंबेडकर की एक्सप्लेनेशन। और हेगड़े जी का ये मानना था कि ये एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन को प्रैक्टिकल टर्म्स में कैसे लाया जाए, ये उन्होंने कह दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। लेकिन आज तक कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में इक्वालिटी, लिबर्टी को एक दूसरे के विरोधी माना जा रहा है, और फ्रेटर्निटी नाम की चीज की तरफ कोई हमारा अग्रसर हम नहीं है, हमारा समाज अग्रसर नहीं है कि बंधु भाव आ जाए। राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ कास्ट, राइट ऑफ बिजनेस, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, इन चीजों को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में ये माना जा रहा है, जिसके कारण से इक्वालिटी गारंटी नहीं हो सकती। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अगर इक्वालिटी हम नहीं दे पाएंगे तो ये संविधान फेल है। ये उन्होंने अपने भाषण में कहा था, क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी, इस कारण से ही भारत की व्यवस्थाएं, सभी व्यवस्थाएं पहले फेल हुई, क्योंकि इक्वालिटी, हमारी बंधुता खत्म हो गई। बंधुता ये एक समाज में सभी की खुशी के लिए ये आवश्यक है, एक समानता, बंधुता। समानता का मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिकल इक्वालिटी हो, लेकिन जो इक्वालिटी होनी चाहिए वो इक्वालिटी अगर नहीं होती है तो
उसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। अब जो आदरणीय ठेंगड़ी जी ने ये बताया कि किस प्रकार से इक्वालिटी को लाया जाए, तो मैं दूसरा लाइन इनकी ही किताब में से पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि इसका आंसर है धर्म पर आधारित व्यवस्थाएं और धर्म पर आधारित संविधान, धर्म पर आधारित कानून। ये कैसे लाया जाए? अब आम आदमी के लिए, आप लोग क्योंकि उस विचार को समझ चुके हैं, आपके लिए ये नया नहीं है, यह थोड़ा सा शायद मेरे लिए भी नया नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए ये बात बिल्कुल उनको प्रैक्टिकल नहीं है। वो कहते हैं धर्म के ऊपर कैसे आधारित है। अब उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, ये इंपॉर्टेंट है एक लाइन। धर्म, सनातन धर्म एंड इंटेग्रल ह्यूमनिज्म आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। एकात्मता, समाज के साथ व्यक्ति एकात्म हो। डिविएशन फ्रॉम धर्म इज कॉज ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये बात बार बार चलती थी कि कोर्टों में फैसले बहुत देर में होते। एक बार बड़ी लंबी डिबेट चल रही थी कि कोर्टों में जल्दी न्याय के लिए क्या होना चाहिए, और बाद में अंत में ठेंगड़ी जी ने अपनी बात रखी। ज्यादातर इस पर जो उन्होंने बात रखी उस तरफ किसी का कभी ध्यान जाता भी नहीं, कभी गया नहीं है, आज भी नहीं जाता। लोगों का सोचना यह है कि ज्यादा कोर्ट लगा दिया जाए, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया जाए, तो प्रोसीजर बदल दिए जाए। तो उन्होंने कहा ये सब बातें सुपरफिशियल हैं। रियल प्रॉब्लम कोर्ट के अंदर मुकदमों की भीड़ जमा होना और जल्दी फैसला होना, इसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि धर्म से डिविएशन फ्रॉम धर्म, इसके कारण ही इतने कोर्टों की भीड़ है। क्यों कोई मुकदमा करता है? या तो उसके साथ अन्याय हुआ या अधर्म हुआ है, या वो किसी के साथ करना चाहता। अगर वो धर्म के से प्रेरित है तो मुकदमेबाजी बहुत कम हो सकती है, पर उसके लिए व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, उसके संस्कार, वही उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर सके, उसमें जो एजुकेट कर सके लोगों को, वही हमारा एक व्यवस्था बनाने का एक आधार हो। मोरल अथॉरिटी ओवर स्टेट पावर, सुप्रीमेसी ऑफ मोरल अथॉरिटी ओवर स्टेट पावर, ये कंसेप्ट, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे लाया जाए? कई बार हम सोचते हैं मोरालिटी क्या है, मोरालिटी को लॉ में हम लोग मोरालिटी को एक तरफ रखिए, कानून की बात करिए, यानी कानून और मोरालिटी का जैसे कि कोई संबंध नहीं है। तो क्यों ये बात कहते क्यों है कि कानून में जो लिखा है भाई उतनी बात करिए, बाकी चीज कानून में जो नहीं लिखी है उसको हम कोर्ट में कैसे देखें, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मोरालिटी का क्या आधार होगा, ये जो व्यवस्थाएं, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आइए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलता है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैसे होती है, एक इलेक्टेड सिस्टम से मेजॉरिटी जिस पार्टी की होगी उसकी सरकार होगी। तो क्या ये सफिशिएंट है? इज इट ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसी व्यवस्था होनी, उसमें इलेक्ट होने वाला जो एलिजिबल होगा प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए, उसकी कहीं भी कोई क्वालिफिकेशन, कोई योग्यता संविधान में प्रेस्क्राइब नहीं। वो योग्यता अलग है कि उसकी 21 साल से ज्यादा आयु होनी चाहिए, वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, वो वगैरह वगैरह, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए। वो व्यवस्था, वो केवल योग्यताएं हैं। लेकिन अच्छा संविधान, अंबेडकर के हिसाब से भी अच्छा संविधान चलाने के लिए चाहिए, he should have highest moral caliber, he should have highest moral values,
क्या ये व्यवस्था संविधान में बन सकती है? और जिसकी हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज होगी वो प्रधानमंत्री वो होगा, वो मंत्री होगा, वो लेजिस्लेटर होगा। क्या ये आवश्यक है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का कन्फ्लिक्ट होना चाहिए? क्या अकाउंटेबिलिटी की जो प्रोविजन, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होगी गवर्नमेंट, क्या वो काफी है? एक प्रश्न पूछा पार्लियामेंट के किसी मेंबर ने और उसका मंत्री ने जवाब दिया, तो इज दैट सफिशिएंट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी? इट मे बी सुपरफिशियली यस देयर इज अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आप उसने सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, लेकिन वो जवाब क्या है? वो जवाब कुछ भी जवाब देकर एक खाना पूर्ति हो रही है और उस पर डिबेट भी कई बार नहीं होती है, डिबेट भी हुई तो क्या उससे समाधान निकला है? तो उसके ऊपर पेज 150 पर मैं केवल आपका सिर्फ ध्यान दिलवाना चाहता हूं, क्योंकि लंबी बात करना पॉसिबल नहीं होगा। पेज 150 पे दीनदयाल शोध संस्थान का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर नागपुर में अप्रैल 1988 में एक सेमिनार हुआ। उसमें ठेंगड़ी जी के सब विचार के किस प्रकार का स्ट्रक्चर संविधान का हो सकता है, ये पेज 175 पर थोड़ा सा डिटेल्ड में डिफरेंट पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स उसमें हैं, उसमें उन्होंने उसको विचार को रखा। और दूसरा 1972 में थाने में गुरु जी की स्पीचेस हुई, जिसमें संविधान से या न्याय व्यवस्था से आम आदमी की क्या अपेक्षा हो सकती है और क्या उसमें होना चाहिए। ये परम पूजनीय गुरु जी की जो स्पीचेस हैं उसका निचोड़ पेज 56 पर इस पुस्तक में थर्ड वे में उसको लिखा है। उसके बाद बहुत से ऑथर्स को कोट किया ठेंगड़ी जी ने, विदेशी व देशी, और उनका विचार ये था कि जो मेजोरिटी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है, ये भारत की सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता, क्योंकि इंग्लैंड से हमने उसको एज इट इज कॉपी किया है, जिसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द पार्टी, क्योंकि वहां पर दो पार्टी हैं, वो सिर्फ इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के ऊपर आधारित हैं, केवल मटेरियलिज्म के ऊपर आधारित हैं। कोई भी सिस्टम इंडिया में जो केवल मटेरियलिज्म पर आधारित हो, मटेरियलिज्म की फिलॉसफी पर आधारित हो, चाहे आइडियोलॉजी एक्स हो या आइडियोलॉजी वाई हो, वो सिस्टम भारत के सभी समस्याओं का हल नहीं कर पाएगा। तो कुछ उन्होंने उसमें सुझाव दिए कि किस प्रकार की व्यवस्था से चुनाव किया जाए, चुनाव के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और सरकार की सीमाएं क्या होनी चाहिए, सरकार को कितनी अथॉरिटी हो, सरकार के अतिरिक्त क्या क्या और व्यवस्थाएं हों, जिसको उन्होंने कहा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी और क्लोजर टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंस्टेड ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपने एक बार इलेक्शन में वोट डाल दिया और ये कहा कि इट इज ए रूल बाय योरसेल्फ, यू आर रूलिंग, रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल है, ये कहना ये सिर्फ एक स्लोगन वाली बात है। ये नहीं है कि आपने एक बार वोट डाल दी और आपके जो चुने गए प्रतिनिधि उस प्रक्रिया में है, वो सेल्फ गवर्नेंस वाली बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, स्टेट कैनॉट बी सुप्रीम अथॉरिटी टू रिजॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। तो ये एक कुछ बातें उन्होंने बताई। अब मैं समय को ध्यान में रखते हुए 3-4 मिनट में एक दो प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं, हाउ दिस थिंकिंग एक्चुअली वर्क्स इन प्रैक्टिकल टर्म्स। मैं एक और किसी व्यक्ति के विचार को भी रख रहा हूं जो इस विचार से मेल खाता है, पर उसने एक अपने ढंग से उस बात को रखा। वो एक सक्सेसफुल और बड़े मुख्यमंत्री थे एक समय में, और उनसे बातचीत चल रही थी
मैं तो आई वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, मैं तो जस्ट सुन रहा था बातचीत, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, पर उनको कोई दूसरे बड़े आदमी बात कर रहे थे कि आपकी सक्सेस का क्या बड़ा कारण था मुख्यमंत्री के नाम। तो उसने कहा मेरा सक्सेस का कारण ये था कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये मैंने हमेशा सिलेक्टेड बेस्ट अवेलेबल अपॉइंट किया, जिसमें कोई फेवरेटिज्म, कोई कास्टिज्म, कोई वो नहीं। और जो की पोस्ट है स्टेट सेक्रेटेरिएट में, उसमें जो देवर मैन्ड बाय पीपल हु आर द बेस्ट, और मेरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप ठीक चलता था। उस सब्जेक्ट टू दैट मैं अपनी पॉलिटिक्स करता था, फेवरेटिज्म भी करता था, कास्टिज्म भी करता था, लेकिन उनको मैं डिस्टर्ब। पॉइंट ये है कि कोई भी सिस्टम चलाने के लिए व्यक्ति, और कम से कम जो व्यक्ति टॉप पोजीशन पे हैं, वो अगर बेस्ट हैं, तो आज भी प्रैक्टिकली जो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि इस व्यवस्थाएं चलाने वाले कौन हैं, व्यवस्थाएं क्या हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना व्यवस्था चलाने वाले कौन हैं। लेकिन आज भी ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, चाहे हम जजेस की अपॉइंटमेंट करें, चाहे हम मंत्री की अपॉइंटमेंट करें, चाहे हम किसी और बड़ी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट करें। हाउ टू गेट द बेस्ट माइंड्स, नोबलेस्ट माइंड्स और पीपल विद हाईएस्ट मॉरल अथॉरिटी, अगर ये हम व्यवस्था बना दें तो दैट वुड बी अ सिस्टम व्हिच विल रियली वर्क फॉर द कंट्री। दूसरा, हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये पाया है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, अगर आप जो की पोजीशन जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, या हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस, और डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज, और मैजिस्ट्रेसी में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये आदमी आप सिलेक्टेड बेस्ट अगर लगा सके तो जुडिशियल सिस्टम विल रन क्वाइट वेल, ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। जो हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं दैट इज सेकेंडरी, लेकिन हमारा एम्फेसिस हमारा क्या है, इतने फंड्स दे दिए जाएं, इतनी बिल्डिंग्स बना दी जाएं। बिल्डिंग can't do justice, funds can't do justice, it is the person who has to do justice। तो वो अगर उनकी ट्रेनिंग, उनकी इंस्पिरेशन धर्म के आधारित हो, तभी वो व्यवस्थाएं अच्छी चल सकती हैं। दूसरा, एरियर्स में या लिटिगेशन में क्या है, करप्शन, फेवरेटिज्म, यही एलिगेशन होती है, यही एलिगेशन लगाकर कोर्ट में रिट्स फाइल हो। साहब ये तो आर्बिट्रेरी है डिसीजन, डिस्क्रिमिनेटरी है, करप्ट है, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन पर आधारित है, करप्ट मोटिव पे आधारित है। तो वो लिटिगेशन, मेजर चंक ऑफ लिटिगेशन, पुलिस ने फेवरेटिज्म किया है, गवर्नमेंट ने जिसने डिसीजन ले लिया है उसने डिसीजन ऑनेस्टली नहीं लिया है, इन्हीं चीजों पर आधारित है। अगर समाज की व्यवस्थाओं में धर्म का आधार आ जाएगा तो न्याय व्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी, इसके ऊपर कोई विचार नहीं। अब कई लोगों का कहना है, मैं क्योंकि गुवाहाटी आपने बताया, मैं गुवाहाटी में था, मुझे कई एक्सपर्ट मिलने आते थे गुवाहाटी। उसका कारण क्या था कि नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटिशर्स ने लीगल सिस्टम को एक्सटेंड नहीं किया, तो वहां पर सिस्टम क्या चल रहा है, अभी भी चल रहा है कुछ मात्रा में, गांव बूढ़ा, जो सरपंच हम जिसको बोलते हैं वो गांव बूढ़ा, तो गांव बूढ़ा हर फैसला करता है हर चीज। तो लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा है, हर चीज का तुरंत फैसला हो जाता है, गांव बूढ़ा अपना एक लाइन का ऑर्डर पास कर देता है, अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेता है, उसको सभी लोग मान लेते हैं। लेकिन अब गांव बूढ़ा के न्याय से भी लोग दुखी हो चुके हैं, क्योंकि व्यक्ति वही है। फिर पंचायत व्यवस्था, हमने बड़े शौक से ये पंचायत व्यवस्था को संविधान में स्ट्रेंथन किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, लेकिन उसमें वो इलेक्शन सिस्टम और कास्ट सिस्टम के कारण अभी जो भी पंचायत व्यवस्थाएं हैं वो सक्सेसफुल नहीं। फंडिंग हो गई है, पावर मिल गई है, जो विकेंद्रीकरण की बात जो दीनदयाल जी ने की और ठेंगड़ी जी ने की,
विकेंद्रीकरण भी एक ये फॉर्मेट की बात नहीं है, पर जो उसको चलाने वाले लोग हैं उन पर ही वो निर्भर होगा कि वो सिस्टम चल सकता है या नहीं। दूसरा, मैं लास्ट बात कह के मैं 2 मिनट में ये समाप्त अपनी बात कर रहा हूं। हम बात करते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम ले लीजिए, यूएस सिस्टम ले लीजिए, चाइना का सिस्टम। मैं थोड़ा सा उत्सुकतावश मैं तीनों जगह गया, अमेरिका भी गया, इंग्लैंड भी गया, चाइना भी गया, और उनके सिस्टम्स को स्टडी करने के दृष्टि से मैं गया। और यहाँ एक फैशन हो गया, हेगड़े जी ने तो कहा ही है कि वो फैशन हो गया कि वो जो हो रहा है वो बेस्ट है। अभी मैं एक बात आपको बता रहा हूं, एकेडमी में डिस्कशन थी सेंटेंसिंग सिस्टम, सजा कैसे की जाए, क्योंकि सजा के लिए हमारे यहाँ बहुत डिस्क्रिप्शन, कितनी सजा की जाए। सजा सेंटेंस एक्सटेंडिंग अप टू 10 ईयर्स, 1 दिन भी हो सकती है और 10 साल भी हो सकती है, तो इस पर डिबेट की। अब क्या जैसा आम होता है, सभी लोग अमेरिका के सिस्टम को नकल मारा जाए, इंग्लैंड के सिस्टम को कॉपी की जाए। बाई चांस मुझे भी उसमें जाने का अवसर मिला और मेरी तैयारी नहीं थी इस विषय पर, मैं वहीं बैठकर थोड़ी तैयारी कर रहा था और मोबाइल में मैंने गूगल पे थोड़ा सा ये इसके बारे रिसर्च करने की कोशिश की, तो उसमें ओबामा की स्पीच, उस समय वो प्रेसिडेंट थे, उनकी स्पीच सामने आ गई 1 दिन पहले, और उन्होंने कहा अमेरिकन सेंटेंसिंग सिस्टम इज ए ग्रेट फेल्योर। ये ओबामा बोल रहे थे। तो मैंने उसको, जो लोग सब बोल रहे थे अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करिए, तो मैंने वो ओबामा की स्पीच लोगों के सामने रखी, तो पीपल वर सरप्राइज, और उसने कहा इंडियन सिस्टम इज फार सुपीरियर। ये अलग विषय है कि हमारा सिस्टम सुपीरियर है या नहीं, बट यहां लोग समझते हैं अब अमेरिकन सिस्टम में क्या है, डिस्क्रिप्शन नहीं। आपने एक्स ऑफेंस किया तो एक मैनुअल बना हुआ, मैकेनिकल चार्ट है, तो 10 साल की सजा। दूसरा ऑफेंस किया तो 10 साल की सजा। तीसरा ऑफेंस किया तो कुल मिला के 50 साल होगी, तो उसमें कोई किसी को डिस्क्रिप्शन ही नहीं, चलिए जाइए। अब ये वो कहने लगी ये तो एक कंप्यूटर जस्टिस, इससे तो कोई जस्टिस हुआ नहीं है। और ज्यादातर ब्लैक लोगों को इतनी इतनी बड़ी बड़ी सजा हो जाती है कि उनकी जिंदगी जेल में कटती है। वही ओबामा उस बात को हाईलाइट कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब, मैं उस पॉइंट पर नहीं हूं कि कोई सिस्टम अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, वो बेटर है, सुपीरियर है, ये प्रिज्यूम करना ये सरासर गलत है। हमें अपने सिस्टम बनाने चाहिए। हमने सभी सिस्टम मैकेनिकली नकल मारे हैं, हमारे पास बहुत बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन हमने अभी तक अपनी बुद्धि लगाना, विचार करना, ये हमारे माइंड में ये विचार ही नहीं है कि हमारी भी अपनी एक थिंकिंग हो सकती। ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है कि वी हैव क्लोज्ड आवर माइंड्स एंड वी आर जस्ट कॉपिंग दिस सिस्टम which are adopted by other countries, which may not be successful there also, but certainly they can't be successful. तो मैं इतनी ही बात कह के मैं संक्षिप्त में जो हेगड़े जी के विचार रख पाया, मैंने प्रयास किया है। अगर कोई प्रश्न उत्तर हो तो मैं जो बचा समय। मेरा सवाल है कि ये जो इंडिजिनियस कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो करते हैं हेगड़े जी, वो कुछ अलग है या जो आपने रखा उसी में आ गया? वो टुवर्ड्स इंडिजिनस मॉडल, ये हमने उनके स्पीच का टाइटल दिया था। जी जी, टुवर्ड्स इंडिजिनस मॉडल। इंडिजिनस मॉडल का मतलब भारतीय विचार से प्रेरित न्याय व्यवस्था का मॉडल। भारत में बहुत मॉडल्स लीगल सिस्टम के, कॉन्स्टिट्यूशन के रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर वो एज इट इज कॉपी करना आज के दिन संभव नहीं है। लेकिन जो विचार है, मूल विचार जो एकात्म मानववाद और धर्म राज्य, इन मूल्यों से लेकर सभी व्यवस्थाएं बनना, व्यवस्थाओं में जो व्यवस्थित व्यक्ति विषय व्यवस्था को चला रहा है उसका बेस्ट माइंड उसमें आए, और उसमें इंसेंटिव्स मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों रहे। तो ये कुछ मोटा मोटा उसके 3-4 बिंदु हैं।
बाकी तो वो डिटेल में तो उनकी स्पीच में आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन इंडिजिनस मॉडल वो होगा कि ये मॉडल, ये क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब होना और ये क्वालिफिकेशंस को एफर्ट करके डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना, हाउ विल यू सिलेक्ट, हाउ विल यू फाइंड दैट पर्सन हैज हाई मॉरल वैल्यूज. It is not a qualification anywhere, and there is no parameter to define it, no methods. It's not that it is not possible. It is possible to define. It is possible to identify. तो इस तरह इस दिशा में प्रयास अभी अधिक नहीं है, इंस्टीट्यूशनलाइज प्रयास नहीं है. इंडिविजुअली ठीक है, आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप ढूंढेंगे कि अच्छा व्यक्ति मिल जाए, आप जो व्यवस्था चला रहे हैं उसमें अच्छा व्यक्ति मिल जाए. और सरकार में जो ज्यादा पावरफुल बॉडी है, जो जिसका इतना बड़ा सभी पब्लिक के ऊपर अधिकार हो जाता है, उसमें कोई भी एक्सटेनियस कंसिडरेशन, डिफरेंट रीजंस, चाहे उसमें कास्ट का रीजन हो, चाहे रिलीजन का हो, चाहे विजन का हो, या कोई और एक्स्ट्रा कंसिडरेशन हो, फेवरेटिज्म हो, भाई भतीजावाद है, तो वो उसमें डोमिनेट कर रही है. तो उनको हटाकर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये वैल्यू कितनी किस चीज को देना है. तो ये बात को प्रधानता मिलनी चाहिए. ये एक मोटा इंडिजिनस मॉडल का कोर वैल्यू ये जो मैं समझ पा रहा हूं. आशीष रावल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आशीष रावल जी, मैंने प्रश्न मैसेज के स्वरूप में रख दिया है जी, बता दीजिए. लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन, करंट लीगल सिस्टम में दत्तोपंत जी थेंगड़ी जी के जो विचार हैं वो कैसे क्या इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो कैसे? एक मैं भी सवाल कर दूं, इसी से जुड़ा हुआ है. ये 100% विचार हो सकते हैं, और सबसे बड़ा उसके लिए है व्यवस्था को चलाने वाले लोगों का चयन किस प्रकार से. उसके अंदर आज के दिन क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, या वो डिग्री होनी चाहिए, या आप एग्जाम पास कर सके. जैसे इलेक्शन के लिए आप जो मैक्सिमम वोट ले पाए, वही एक क्वालिफिकेशन है. विनिंग कैंडिडेट, विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, दैट इज द क्राइटेरिया. ऐसे ही जो आदमी एकेडमिक नॉलेज, वही एक क्राइटेरिया है. ओके, थैंक यू. प्रोफेसर एस.डी. भारती कुछ बोलना चाहते हैं? जी हाँ जी, नमस्कार सर. देखिए, ये सब तो अब एक एक्सेप्टेड ट्रूथ है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, वेदर इट्स एप्लीकेबल, इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया और एल्सवेयर, इज एन ऑर्गेनिक एंटिटी. And when you want to implement such a scheme, you'll have to understand the cultural ethos, value systems, and the history and cultural setting of that country or nation. That is an accepted fact. And we have also realized that the imported system, which was to, in some places, in some extent, not, tuning to our system. But anyway, someday we have to do what can be the modest beginning, because having practiced this Westminster model or parliamentary democracy for so long, or 70 years plus, or even 30 years or 40 years before that, what can be the modest beginning where we can start that? I mean, it can be at the hierarchical level, it can be functional level also. Modest beginning, as I have said, ये तो एक थ्योरेटिकल बात है कि दूसरे मॉडल को हम ना ले, वो वहां के लिए है. मैं उसको इतना हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ. मैं हाईलाइट इस बात को कर रहा हूँ कि दूसरी जगह पर जो मॉडल चल रहे हैं वो यहाँ क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन ले डाउन है, उसमें एक चेंज करने की आवश्यकता है. और वो ये है कि वो आवश्यकता तब पूरी होगी जब ऊपर से चले, यानी नीचे से एडहोक बेसिस पे कभी कभी अच्छे लोग अपॉइंट होते हैं, तो पीपल आर आल्सो हैप्पी, ओ ही इज ए गुड जज, सो आई एम गेटिंग जस्टिस. मेरा फैसला भी तुरंत हो जाता है, वो जजमेंट भी तुरंत दे देते हैं, वो सुनते भी हैं, और वो ईमानदार भी हैं, और वगैरह वगैरह, वो कानून भी समझते हैं. तो ठीक है,
पर लेकिन इंस्टीट्यूशनली आज के दिन क्या हो रहा है कि जो टॉप लेवल की अपॉइंटमेंट्स हैं वो उनकी व्यवस्थाएं ठीक आइडियल नहीं है, बेस्ट नहीं है, जैसा हम विचार रखते हैं भारतीय विचार से वो प्रभावित नहीं। वो व्यवस्थाएं बदलने से ही ठीक होगा। अब इसके शॉर्टकट्स नहीं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुई थी अभी 2014 में जब ये सरकार बनी, उससे जस्ट पहले जो सरकार चली गई उन्होंने वो लाया था जिसको इन्होंने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। लेकिन वो एक, जैसा मैंने बताया 2002 में भी जो अटल जी की सरकार में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बनाया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करके एक रिपोर्ट दी, बट दैट वाज एब्सोल्युटली सुपरफिशियल। ये जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाई उसमें इन्होंने चेंज किया, बट वो चेंज वाज, आई वाज ए पार्टी टू क्वाश इट बिकॉज दैट चेंज वाज नॉट ऑफ एनी हेल्प। उसमें सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट को पावर थोड़ी ज्यादा उसमें मिल जाती थी, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। अब जैसे रिजर्वेशन है, अब रिजर्वेशन के ऊपर भी थेंगड़ी जी के व्यूज हैं, माइनॉरिटी है उसके भी व्यूज हैं। रिजर्वेशन जो मैकेनिकली यानी कास्ट पे आधारित रिजर्वेशन है वो हर जगह पर सक्सेसफुल नहीं हो सकती। यू आर अपॉइंटिंग समबडी ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर कास्ट, कांट बी ए वैलिड क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू। सभी कास्ट के साथ जस्टिस होना चाहिए, जो डिप्राइव्ड हैं उनको ज्यादा कुछ मिलना चाहिए, वो एक अलग विषय। लेकिन हर पोस्ट पर एक आदमी इस कास्ट का हो, एक आदमी उस कास्ट का हो, ये एक कोई अच्छा आधार मैं उसको नहीं। जिस समय भारतीय संविधान में सोशलिज्म प्रियम्बल में नहीं था अप टू 1976, तो सारी सोशलिस्टिक पॉलिसीज बनाई, नेशनलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशन। अब जब वहां सोशलिज्म वर्ड है तब प्राइवेटाइजेशन एंड मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम ये नीतिगत परिवर्तन लाने के पहले ये प्रॉपर्टी नहीं थी कि हम संविधान में वो उसको संशोधित करें? अन्यथा क्या ये संविधान की वर्तमान लिखित भावना के विरुद्ध नहीं है क्या मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाना? ये मेरा छोटा सा सवाल है। देखिए, ये भी एक डिबेट का विषय है, और सोशलिज्म कम्युनिज्म यानी इसमें थेंगड़ी जी ने इन पे चर्चा की है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब पर थेंगड़ी जी के विचार इसी पुस्तक में है, थर्ड वे में। चाहे वो स्वदेशी विचार मंच पर भी है, चाहे वो अधिवक्ता परिषद में है, चाहे वो विद्यार्थी परिषद में है, सब जगह उनका थॉट कॉमन है। उनके सभी सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर एक ही विचार है, और विचार ये है कि जो धर्म, वो वही सब चीजों का आधार होना चाहिए। और धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है, धर्म का मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो जस्टिस है, जो फेयरनेस है, जो रीजनेबलनेस है, जो एक सम्यक एक दृष्टि है, वही धर्म है। तो सोशलिज्म में भी समानता से हिंदू धर्म का या धर्म का कोई समानता के अपोज नहीं। साम्यवाद में समाज, लेकिन जो भिन्न शब्द भिन्न है, साम्यवाद, समाजवाद, वो केवल उसमें भौतिकतावाद की बात है केवल, और धर्म में भौतिकतावाद से ऊपर अभौतिकवाद के वैल्यूज हैं। जैसे हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस है। अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन धर्म को उससे अलग निकाल देंगे तो अनर्थ हो। अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये एक हमारे पैरामीटर्स हैं 4, जिसमें 2 पैरामीटर उसको बोलते हैं मेटीरियल और नॉन मेटीरियल, और वो इक्वल वैल्यू के हैं। लेकिन बाकी जो फिलॉसफीज हैं उसमें सिर्फ काम और अर्थ, केवल 2 बातों पर विचार होगा। धर्म और मोक्ष से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी व्यवस्थाओं का, उनकी फिलॉसफी का, उनकी थिंकिंग। और थेंगड़ी जी की थिंकिंग
ये है कि इनको बैलेंस करिए। और एकात्म मानववाद, अगर ये विचार आदमी का है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में, वो अलग अलग नहीं है, नॉट इन साइलोस के मैं इंडिविजुअल हूं, मैं अलग हूं, समाज अलग है, सरकार अलग है, वो नहीं। मैं भी वही हूँ, परिवार भी उसी का हिस्सा है, फिर आगे मैं समाज का हिस्सा हूँ, समाज देश का हिस्सा है, तो उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं। जैसे मार्क्स की फिलॉसफी में ये है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स आर टू क्लासेस ऑलवेज एट वार, ऑलवेज एट स्ट्रगल। जो हैव्स हैं वो हैव नॉट्स के साथ इंजस्टिस करते ही करते हैं, और हैव नॉट्स के पास ब्लडी रेवोल्यूशन के अलावा कोई रास्ता जस्टिस का। So there can't be any peaceful society with this philosophy. लेकिन धर्म की फिलॉसफी में ये है कि हैव्स के साथ भी धर्म होना चाहिए, हैव नॉट्स के साथ भी होना चाहिए, सबकी बेसिक इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, सबकी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। और ये सिर्फ उनकी नीड नहीं है, ये जिसके पास, मान लीजिए मेरे पास 4 पैसे हैं, तो मेरी भी ये नीड है कि जिसको रोटी नहीं मिल रही है उसको रोटी मिले, ये मेरी आवश्यकता है। तो ये लाइफ फिलॉसफी, लाइफ स्टाइल, लाइफ थिंकिंग, ये परिवर्तन पूरे समाज की व्यवस्था में जब तक नहीं होगा तो कोई व्यवस्था सक्सेसफुल नहीं। जी डॉक्टर मुनीश्वर जी हैं क्या? हाँ जी, मैं प्रयास कर रहा हूँ बार बार बोलने का। जी मैंने पहले आपका नाम लिया था, मिले नहीं, आप बताइए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी मतलब अच्छी आ रही है। मुझे ऐसा लगा कि जैसा भाई साहब ने कहा, ओबामा की स्पीच का, ओबामा के किसी उसका जो उदाहरण देकर कहा तो कि वहां का सिस्टम फेल है। हो सकता है किसी बात में ऐसा लगा हो, मगर दोनों के कंपैरिजन में वहां पर सिस्टम फास्ट जरूर है। इसके बारे में मैं बस पूछना चाहता हूं, यहाँ जो जस्टिस है ये बात वो इतना, उसके 2 कारण हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो नीचे की कोर्ट्स में जजेस का नंबर बहुत ज्यादा है, यहाँ से उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी बिग कंपेयर टू इंडिया। नंबर 1, हम उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं फाइनेंशियल, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उनके सिस्टम में एक बार जो फैसला हुआ एक कोर्ट में, जो फैसला बहुत जल्दी हो जाता है, प्रोसीजर्स भी बहुत कम है। वकीलों की कोर्ट्स में, कोर्ट के अंदर वकीलों के बैठने की कोई स्थान नहीं है, उनको भी पास बनवा के जाना पड़ता है। और चाइना में तो कोर्ट में वकील की एंट्री अलाउड नहीं है, सिर्फ वीडियो से वो जा सकता है अनलेस स्पेशली परमिटेड। तो इंग्लैंड और अमेरिका में जो हायर कोर्ट्स हैं उसमें वकील की बहस सुनना ये आवश्यक नहीं है, बाय सर्कुलेशन है। हियरिंग जितना कोर्ट तय करती है कि आपको 5 मिनट की हियरिंग मिलेगी या 15 मिनट की मिलेगी, उतनी ही केवल है। और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में आधा घंटा अपर लिमिट है किसी भी केस की सुनवाई की, और उसमें वो जो 100 या 150 जो उन्होंने नंबर फिक्स किया, उससे ज्यादा केसेस को वो इंटरटेन ही नहीं करते, वो कोर्ट में लिस्ट ही नहीं हो। तो वो उनके सिस्टम्स जो हैं वो यहाँ पर अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर हमें अपने सिस्टम, ये बात आपकी ठीक है कि उनका फैसला जल्दी होता है, लेकिन दैट इज ए बेस्ट सिस्टम ये नहीं कह सकते, नंबर 1। नंबर 2, उसको यहाँ अडॉप्ट करना ये शायद पॉसिबल। जी बस, धन्यवाद। ये आदरणीय जयप्रकाश जी उपलब्ध है क्या? श्री जयप्रकाश जी निकल गए। एक सवाल है भाई साहब कि ये जो लोक अदालतें हैं इसको लेके हमारी क्या राय है? लोक अदालतें एक ढकोसला है, मोटा मोटी, कोई उसका ज्यादा उपयोग नहीं है। और कोई भी चीज बिल्कुल यूजलेस तो आप नहीं कह सकते, पर ये एक जस्ट एक कॉम्प्रोमाइज जो हो गया है उसको रजिस्टर करने के लिए एक अलग जगह पर आप रजिस्टर कर दीजिए, या कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए एक मीडिएशन, यस, आपस में सुलह करना, उसकी व्यवस्था होना ठीक है। पर लोक अदालत तो एक फॉर्मल फोरम है जिसमें रिटायर्ड जज या जज बैठकर जो कॉम्प्रोमाइज है उसको रिकॉर्ड करते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज कोर्ट में भी रिकॉर्ड हो सकता है, एक टाइप की थोड़ा सा एडिशनल सप्लीमेंट्री सिस्टम है। और इसके अलावा कोई बहुत उसका बड़ी चीज नहीं है।
इन सब्सटेंस बड़ी चाहिए। मेरे ख्याल से राजकुमार जी, भाई साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी भाई साहब, समय हो रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी को आज, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक जी, अखिल भारतीय संगठक और माननीय सह संयोजक भगवती प्रकाश जी, मजदूर संघ के भी साजी नारायण जी, और किसान संघ से कुलकर्णी जी, अखिल भारतीय संगठक, और ऐसे बहुत महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हुए। मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी को धन्यवाद, आभार ज्ञापित करें और कार्यक्रम समाप्त किया। सर्वप्रथम तो मैं आदर्श गोयल जी का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने हमारे सामने ठेंगड़ी जी के विचारों को रखा। उनका ठेंगड़ी जी से बहुत समय तक बहुत उनकी निकटता रही थी, और उन्होंने आज जो हमारे सामने विषय रखा वो बाकायदा अध्ययन करते हुए रखा। हमारा ये 5वां स्वाध्याय वर्ग था। प्रयास ये रहता है कि हर महीने इसको हम नाम देते हैं स्वाध्याय वर्ग, और दत्तोपंत स्वाध्याय मंडल नाम की एक छोटी सी टीम है जिसको नाम दिया गया है स्वाध्याय मंडल, और वो टीम फिर मिलकर ये स्वाध्याय वर्ग की योजना बनाती है। और ये प्रयास रहता है कि हर महीने ठेंगड़ी जी के किसी विचार पर हम लोगों को ज़्यादा जानकारी मिले, क्योंकि ये बार बार विषय आता रहा है कि ठेंगड़ी जी का जैसा व्यक्तित्व था और जैसे उनके विचार थे, वो भारत में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी ठीक से प्रतिष्ठा होनी चाहिए उनके विचारों की। तो वो ही सब कुछ हो पाए, इसके लिए ये एक क्रम चल रहा है। तो मैं आज के लिए धन्यवाद भी कर रहा हूँ और आगे के लिए सबसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि महीने में एक बार ऐसा स्वाध्याय वर्ग होता है, तो हमको जब भी उसकी सूचना मिले उसमें हम सब अवश्य सम्मिलित हों। तो एक बार पुनः आदर्श गोयल जी का धन्यवाद, और जितने भी लोग इसमें सहभागी हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।